नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों न लोकसभा चुनावों के मुद्दों पर लोगों से बातचीत की जाए। और ये पहला मेरा इंटरव्यू है और मेरे साथ हैं प्रेम बहुखंडी जी, जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार भी हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं, प्रगतिशील विचारों के हैं और छोटी मोटी नौकरियां करते हुए गरीबी से आगे बढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। बहुखंडी जी, सबसे पहले हम इस बात पर आए कि आप टिकट लेके क्या करेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे, क्या आपकी योजनाएं होंगी यदि जीत गए तो। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि दर्शकों के लिए आप बिल्कुल शॉर्ट में बताएं कि आपका जीवन कहां से शुरू हुआ। हालांकि गरीबी में तो हर पहाड़ी व्यक्ति गरीबी में जीता है, आप कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचे हैं, प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, गरीबी तो बड़ा सब्जेक्टिव इशू है कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, ये बड़ा मामला है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में आपके पास अगर मतलब आपके पिताजी, जैसे हमारे पिताजी थे फौज में सिपाही थे, खाने वाने का भी था, उसके बावजूद आप कष्ट में रहते। तो मैं गांव में पढ़ता था, मैंने पहाड़ में पौड़ी गढ़वाल में मैंने पढ़ाई करी। पौड़ी गढ़वाल का मैं रहने वाला हूँ। पोखड़ा ब्लॉक में नौगांव हमारा गांव है और सकनौली खाल के स्कूल से मैंने प्राथमिक शिक्षा पढ़ाई। प्राथमिक शिक्षा के दौरान में ही मेरा एक दिन खेत में, मैं स्कूल के पास में ही मेरे दादाजी हाथ चला रहे थे और संभवतः मैं उनके साथ खेत में चला गया, वहां मेरा हाथ टूट गया। जब हाथ टूटा तो ये समस्या खड़ी हो गई कि अब उसको कैसे करेंगे। तो गाँव का इकोनॉमी है, वहां से घर तक गए, वो क्या क्या हुआ, हर कोई आदमी फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रहा था, हाथ हिला रहे थे, माँ का दादाजी का झगड़ा हो गया, वो सब करते करते अब डेट मान लीजिए। मैं पहाड़ को लेकर जो समझ, हमेशा संवेदनशीलता को लेकर मैं बात करता हूँ, हेल्थ को लेकर हमेशा कंसर्न रहता हूँ कि मेरा हाथ पहले दिन टूटा, उस दिन भर में मुझे कोई फर्स्ट एड नहीं मिला। अगले दिन पता चला कि गांव के बगल से कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है, तो सुबह सुबह हम जीएमओ की बस में उसके साथ बैठ गए। दिन भर जीएमओ की बस में, अर्ली 80s की बात है, बैठ के हम कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार में शाम बिताई। उसके बाद रात की ट्रेन से जनरल डब्बे में हम दिल्ली गए। वहां से वो व्यक्ति मेरे ताऊजी के वहां छोड़ के आ गया। मिंटो रोड में मेरे ताऊजी लोग रहते थे। वहां पहुंचे तो मेरे भाई लोगों ने दिन के मौके में वहां से मुझे बस में बिठाया और मेरे पिताजी के पास छोड़ दिया शाम को 5 बजे। तो पहाड़ के वहां से निकल के अब मेरे को तीसरे दिन में जाके फर्स्ट एड मिला है। इस तरह से जीवन हमारा रहा है। और इसमें यह है कि ये कोई ऐसा नहीं था कि इतनी गरीबी थी कि नहीं मिल सकता था, और वहां की अर्थव्यवस्था ऐसी, लेकिन सुविधाएं भी नहीं, अर्थव्यवस्था भी ऐसी, अब भी यही हालत है। कंसर्न भी नहीं है लोगों को कि करना है करके, ठीक है, हो गया, नॉर्मल सी बात है। तीसरे दिन को मिला। उसके बाद दिल्ली चले गए। उसके बाद प्लास्टर लगा के वापस लौटे, हाथ ठीक नहीं हुआ, वापस फिर दोबारा जाना पड़ा ठीक करने के लिए। और इस तरह से मैंने 10वीं दिल्ली से करी। 12वीं मैंने यहाँ गुरुराम राय स्कूल से करी है, SGRR का जो तालाब स्कूल है। और फिर मैंने डीएवी कॉलेज में कर। जब मैं डीएवी कॉलेज में नौकरी कर रहा था तो उसी दौर में, क्योंकि मेरे पिताजी, मैं हमेशा फौजियों को लेकर भी बहुत कंसर्न रहता हूँ। नौकरी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहा था। डीएवी कॉलेज में मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच में मेरे पिताजी रिटायर हो गए फौज से। 47-48 साल की उम्र में रिटायर हो गए। फौजियों के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है। मैं सबसे बड़ा था, बहुत कोई पैसा नहीं था। पिताजी भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, उनको कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मेरे लिए मजबूरी हो गई कि मैं साथ में कुछ काम करूं। और मैं यहाँ कुछ काम, एक दुकान में छोटी सी नौकरी करने लग गया। हालांकि इस बीच में चूंकि मेरे प्रगतिशील लोगों के साथ, वामपंथी ग्रुप के साथ, सीपीएम के लोगों के साथ ताल्लुकात थे, खासकर ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के लोगों के साथ मेरी भारत ज्ञान विज्ञान समिति के तहत जान हो गई थी। मैं उनके साथ काम कर रहा था, तो ये एक्सपोजर देता रहा। मैं एक छोटी दुकान में नौकरी करने के बावजूद भी जो मेरा एक्सपोजर था, जो मेरा लोगों के साथ लिंक थे, वो बड़े लिंक थे। वो छोटी वाली नौकरी छोड़ी, फिर मैं एक दूसरी फैक्ट्री में नौकरी लगा। कुछ दिन वहां काम करा, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने लग गया, तो मैं वापस वो छोड़ के आया। और ये ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क का एक प्रोजेक्ट था सहसपुर में। मैंने सहसपुर में काम करना शुरू किया। जब मैं सहसपुर में काम कर रहा था तो उस दौर में डॉक्टर दिनेश प्रताप को मैं हमेशा मानता हूं कि उन्होंने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया। एक वो बहुत डिसिप्लिन थे, उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है। दूसरा, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि लंबा देखो, प्रोग्रेसिव थॉट रखो और सपने देखो। मैंने वो सब देखे। उन्होंने मुझे देश के बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के साथ एक्सपोजर दिया। निडर थे वो, उनको जैसे बहुत लोगों को डर लगता है कि अपने चेलों को आगे ना बढ़ने दिया, वो निडर थे, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। और इसी बीच उत्तराखंड आंदोलन हो गया, तो हम आंदोलन में जैसे सब कूदे, हम भी आंदोलन में थे, SFI में थे हम लोग उस दौर में। और हम आंदोलन में जेल चले गए। जेल गए तो जेल में बहुत दिन रहे। जेल में दौर में ही एक बहुत बड़े नेता थे बीजेपी के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें क्या करना है। मैंने बोला मैं राजनीति करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अगर राजनीति करना चाह रहे हो
तो यहाँ से बाहर जाओ, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ लिख के वापस आओ, तब कुछ होगा। बात दिमाग में आई, क्योंकि पहाड़ के लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ने हुए नहीं देखना चाहते, ये बड़ी दिक्कत है। उनका कहा कि जब तुम बाहर से आओगे तो लोग तुम्हें हाथ बांध लेंगे। बहरहाल हम दिल्ली चले गए, जेएनयू से पीएचडी करी, वहां से फिर सर्विसेज में मैं राष्ट्रीय सलाहकार रहा, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में मैं पहले कंसल्टेंट रहा, बाद में अच्छा मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहता हूँ। आप एसएफआई की बात करें, वहां से जो है कांग्रेस तक ये सफर किस तरह से हुआ? ये सफर ऐसा रहा कि एसएफआई के साथ हमारे डिफरेंसेस हो गए थे, सीपीएम के साथ इनफैक्ट ये हो गए थे डिफरेंस हमारे उत्तराखंड आंदोलन के दौर में, क्योंकि वो उत्तराखंड राज्य को समर्थन नहीं करते थे। हम लोग उन्नाव जेल में थे, उसी दौर में हरकिशन सिंह सुरजीत यहाँ आए थे और तब हम उनसे अलग हो गए। उसके बाद जेएनयू चले गए, जुड़े रहे एसएफआई के साथ, लेकिन पार्टी के साथ लिंक नहीं रहा और छोटे मोटे काम करते रहे, क्योंकि पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रहे हैं, वहां खर्चे चाहिए थे और सब कुछ चाहिए थे। तो इस बीच में मेरी जान पहचान हो गई रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ, आरजेडी के थे, स्वामी अग्निवेश के थ्रू उनसे जान पहचान हुई। मैं स्वामी अग्निवेश के साथ काम करने लगा, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी बंधुआ मुक्ति मोर्चा, मैं उससे पहले सर्वशिक्षा अभियान में राष्ट्रीय सलाहकार रह चुका था। उनके कहने पर मैंने नौकरी छोड़ी और मैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा का डायरेक्टर बना। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के साथ रहते रहते मेरी उनसे जान, तो सर्व शिक्षा अभियान ये तो बीजेपी के टाइम का, हाँ बीजेपी के टाइम में था, लेकिन ये हुआ था मुख्यतः ये मान के चलिए कि जो पोखरण 2 हुआ था, अच्छा, उसके बाद हम जानते, मैं साइंस पॉलिसी का विद्यार्थी था, हम जानते थे कि अब भारत ने आणविक जो टेस्टिंग कर ली है, वो टेस्टिंग के बाद दुनिया सैंक्शन लगाएगी, दुनिया हम पे प्रतिबंध लगाएगी, प्रतिबंध लगाएगी तो बहुत कुछ बदलेगा। उसी बीच में हम जानते थे कि इससे पहले एक प्रोग्राम होता था डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, उसके लिए वर्ल्ड बैंक का पैसा था, वर्ल्ड बैंक ने फंड देना बंद कर दिया। तब तय हुआ कि एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया जाए और सरकार ने एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया, उसके लिए एक्सपर्ट्स को ढूंढा, मैंने भी अप्लाई किया, मेरी नौकरी लग गई। तो मैं सर्विसेज अभियान की जो डिजाइनिंग है उसका एक पार्ट रहा हूँ, मैंने उसमें काम किया, मैंने ग्राम शिक्षा समितियां मैं उसमें देखता था और मैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मैं नेशनल कंसल्टेंट, राष्ट्रीय सलाहकार वो था। उसको छोड़ा, मेरे थोड़ा डिफरेंस हो गए वहां पर, तो मैंने छोड़ा, स्वामी अग्निवेश के साथ ज्वाइन किया। स्वामी अग्निवेश के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मेरी रघुवंश प्रसाद सिंह से जान पहचान हो गई। इस बीच में मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में पहले ही कंसल्टेंट था, रघुवंश प्रसाद सिंह के आने के बाद मैं एडवाइजर बन गया, फिर मैं वहां काम करने लगा और वहां काम करते करते ही मेरी कांग्रेस के साथ 2004 के चुनाव में, क्योंकि हम मुख्यतः फासिस्ट फोर्सेज के खिलाफ थे, तो 2004 में लगा कि कहीं तो काम करना है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप खिलाफ भी हैं और घर में बैठे रहो। तो हमने 2004 में कांग्रेस के साथ काम करना शुरू किया, तो वहां से हमारे कांग्रेस के साथ लिंक डेवलप हो गई, वहीं से हमारे कुछ मित्र कांग्रेस में चले गए। लेकिन राज्यसभा टीवी में भी आपने बहुत बाद में किया। उसके बाद हम कांग्रेस के रिसर्च टीम का, जो कांग्रेस का एक वॉर रूम जिसको बोलते हैं, मैं उस टीम का हिस्सा बन गया, उसका रिसर्च टीम का मैं हेड बन गया। शुरू में मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी, और क्योंकि मेरा नेहरू गांधी के ऊपर बहुत काम है, रिसर्च है उसमें, तो मैं वो बन गया। फिर मैं ओएसडी रहा, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहा पार्लियामेंट अफेयर में, और मैं कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजिस्ट है ग्रुप है, जो मुख्यतः चुनाव प्रबंधन का देखता है, मैं उस ग्रुप का हिस्सा बन गया। कई राज्यों में मैंने चुनाव प्रबंधन किया, बिहार में किया, उत्तराखंड में किया, तमिलनाडु में किया, गुजरात में किया, मध्य प्रदेश में किया, कई राज्यों में मैं गया। लिखना पढ़ना, घोषणा पत्र लिखना, ये आर्टिकल्स लिखना, ये सब हम कांग्रेस के लिए करते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के भाषण, सोनिया गांधी जी के भाषण लिखना, वो सब मैं करता था। सरकार बदल गई, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम तो नौकरी पेशा लोग थे, तो फिर हमने राज्यसभा टेलीविजन में नौकरी कर ली और मैं राज्यसभा टीवी में रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बन गया, जो मैंने 2018। उसके बाद मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र जो राष्ट्रीय था उसको लिखने के लिए 2017 का कांग्रेस का उत्तराखंड घोषणा मैंने लिखा था। फिर 2018 में हम लोग कांग्रेस का जो नेशनल घोषणा पत्र था 19 के चुनाव के लिए, उसको लिखने वाली टीम का हिस्सा भी मैं था और मैंने उसका हिंदी ड्राफ्ट मैंने। अच्छा, अब जो है आप लोकसभा चुनाव का टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से, तो क्या लगता है टिकट मिल रहा आपको और कितने लोग हैं? थोड़ा सा ऐसा था कि मैंने 4-5 महीने मैं लगातार पहाड़ में घूमता ही हूँ, वनाधिकार आंदोलन से लेके, और हर आंदोलन में मेरा हिस्सेदारी रहती है, आप भी जानते हैं इस बात को बेहतर तरीके से। मुझे लगा कि मैं 6-7 महीने पहले जब देख रहा था, मैंने कहा यहाँ उत्तराखंड में जैसे जो लिटरेट स्टेट है, जहाँ इतने एक्टिविस्ट लोग हैं, कोई हिम्मत नहीं कर रहा कि ये कहे कि मैं दावा कर रहा हूँ और मैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। वही होता है, फिर अगर हम विरोध नहीं करेंगे, हम बात नहीं रखेंगे, तो फिर वही फ्यूडल लॉर्ड्स आ जाएंगे, कोई चाहे राजनीतिक सामंत आ जाए, चाहे आर्थिक सामंत आ जाए, कि किसी का बाप दादा राजनीति में था इसलिए वो आ जाए, या कोई सामंत है राजशाही के लोग वो आ जाए, कोई जनता से किसी को तो करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं बेस्ट तरीका है कि मैं इसको करता हूँ, और करने के हथियार अलग अलग होते हैं। एक टूल ये हो सकता था कि मेरे पास पैसे होते तो मैं बहुत सारे होर्डिंग लगा देता, चारों तरफ अखबारों में ऐड दे देता, वो मेरे पास था नहीं। तो मुझे लगा कि जो मेरी कैपेबिलिटी है, जो मेरी ताकत है, वो है इंटेलेक्चुअलिज्म और
पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और चीजों को समझ, मुद्दों की समझ। तो मैंने नवंबर महीने में तय किया कि मैं 101 दिन का चैलेंज करूंगा। हाँ, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, नहीं सिर्फ उसे नहीं, अच्छा। लोगों छोटी छोटी बैठक करके मैंने अच्छा, 60-70 छोटे छोटे युवा संवाद करें अलग अलग जगह पे, जिनको बहुत सारे युवा संवाद हम पब्लिकली इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मेरे जो दोस्त हैं, जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपने यहाँ एनएसएस के बच्चों के साथ मेरे को बिठाया, जिन्होंने अपनी क्लासेज में मेरे को बुलाया कि आके तुम इनसे बात करो, बच्चों से अपनी बात रखो। और उनका कहना था कि यार ठीक है, हमारे सामने मत बोलना, पॉलिटिकल बात अलग से कर लेना। लेकिन मेरा ये कहना था कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं बोलूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, मैं कहूंगा ये मेरा एजेंडा है और मैं ये कहूंगा कि ये होना चाहिए। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, हम जब उत्तराखंड जो जेएनयू में थे तो हमने एक ग्रुप बनाया था, फ्रेंड्स ऑफ उत्तराखंड नाम से। उस ग्रुप ने 2002 का पहला जन घोषणा पत्र लिखा था और उस जन घोषणा पत्र लिखते हुए जो पहली लाइन है उसमें मैंने ये लिखी थी कि ठीक है, आपने पोखरण 2 कर दिया, आपने दुनिया को हिला दिया, आपकी इकोनॉमी ट्रिलियन में हो गई, आपने दुनिया में आपका नाम हो गया, डंका बज रहा है। मुझे ये बताओ कि इस डंके का मेरे गांव की औरत की लकड़ी और घास के बोझ पे कितनी असर पड़ा है, कितना कम हुआ है बोझ, मेरे गांव का पानी कितना नजदीक है, मेरे गांव में स्वास्थ्य सुविधा कितने नजदीक आई है, मेरे गांव के यहाँ जो फॉरेस्ट के जो कानून है, मेरे यहाँ का जो बाघ खा रहा है लोगों को, उस टाइम हालांकि बाघ की इतनी समस्या नहीं थी 2002 के आसपास में, पानी कितना नजदीक आया है, इस पर बताओ। तो मेरा उस पर एक बिल्कुल साफ था कि ये होना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने बच्चों से ये बात करी कि लोग आएंगे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन आप ये पूछना कि भाई मेरे डिग्री कॉलेज में जो पहले गढ़वाल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट था, जैसी गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, मेरे कॉलेज को डिफिलिएट क्यों कर दिया? मेरी क्या उस कॉलेज का ऐसा होता है कि इतिहास होता है, हर यूनिवर्सिटी का एक हिस्ट्री होती है और हम उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है ना कि कल ये कोई ऑमलेट बनाने के रोज नए अंडे से बना दो। यूनिवर्सिटी की एक हिस्ट्री होती है कि 300 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, 100 साल यूनिवर्सिटी, 50 साल पूरी यूनिवर्सिटी। तो जो यूनिवर्सिटी हमने बड़े मुश्किलों से ली थी, उस यूनिवर्सिटी से हमारे क्या गोपेश्वर का कॉलेज हो, रुद्रप्रयाग का कॉलेज हो, कर्णप्रयाग का कॉलेज हो, चौबट्टा काल हो, पठानी हो, ये सारे कॉलेज हैं, श्रीनगर ये जो और कॉलेजेस हैं, इन कॉलेज को डिफिलेट कर दिया। डिफिलेट करने का मतलब हुआ है कि इनको कहा कि अब तुम्हारी मान्यता हमारे साथ नहीं है, तुम नई यूनिवर्सिटी में जाओ। और वो बेचारे श्रीदेव सुमन के साथ एफिलेट कर, वो आज भी समस्या समस्या बनी हुई है, लेकिन लोगों को पता नहीं आ रहा है। अभी मैं गोपेश्वर गया, गोपेश्वर के बच्चों ने मुझे फोन करके पूछा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जब तक आंदोलन नहीं करोगे कैसे हो जाए। तो मैंने इन बच्चों से इस बारे में बात करी। मैंने पर्यावरण के कानून पर बात कर रहा हूँ। 60% जल धाराएं सूख गई है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ कहता है, स्वस्थ होने के कुछ इंडिकेटर हूं। मैं एक फिलोसफर हूँ, एज ए फिलोसफर मैं उसके कुछ इंडिकेटर देख रहा हूँ कि भाई नाक न बह रही हो, सर दर्द ना हो, पेट खराब ना हो, तो वही तो स्वस्थ होगा। फॉरेस्ट के लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा फॉरेस्ट का यहाँ पे स्वस्थ फॉरेस्ट है। मैं कह रहा हूँ कि स्वस्थ फॉरेस्ट के 4 इंडिकेटर होने चाहिए। पहला इंडिकेटर होना चाहिए कि अगर फॉरेस्ट स्वस्थ है तो वहां से जल धाराएं बहनी चाहिए। बिल्कुल, जल धाराएं, नीति आयोग कह रहा है भारत सरकार का कि 60% जल धाराएं सूख गई हैं, नदियों में पानी कम हो गया, पानी की तराई मची हुई है। सब जगह ठेकेदार लॉबी जब पानी की बात करो तो लिफ्टिंग की बात करती है कि नदी से पानी उठा दो। परंपरागत जल स्रोत सूख रहे हैं, उसमें किसी का कोई कंसर्न नहीं है। नंबर 1, अगर फॉरेस्ट स्वस्थ है तो जंगली जानवर बाहर क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब उनको अगर खाना अंदर मिलना चाहिए तो बाहर क्यों आएंगे? बाघ को कोई इंटरेस्ट थोड़े है मेरे गांव में आने का, इसलिए कि वहां भूखा है बेचारा, प्यासा है, उसको पानी नहीं मिल रहा गांव जंगल के अंदर, इसलिए मेरे गांव में आ रहे हैं। वो नहीं कर पा रहे। अगर फॉरेस्ट स्वस्थ है तो उसको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। तो हमारा फॉरेस्ट जो कि पर्वतीय क्षेत्र में 90% एरिया फॉरेस्ट का है, पूरे राज्य में 71% फॉरेस्ट है, वो एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, 0 कर रहा है। चौथा इंडिकेटर है कि अगर फॉरेस्ट स्वस्थ है तो आग नहीं लगनी चाहिए हर साल। तो क्योंकि फॉरेस्ट अस्वस्थ है, लेंटाने की झाड़ें जल रही है वहां पे, ये पुरूल हो रखा है वहां पे बहुत सारा, वो फायर लाइन नहीं बना रहे हैं, जल के जो कुंड हैं वो सब सूख चुके हैं वहां पर, जो जिनको हम चाल खाल सब सूख चुके हैं, इसलिए वहां आग लगती है, मॉइस्चर कंटेंट बचा हुआ नहीं है। तो इन 4 इंडिकेटर में फॉरेस्ट जो है अस्वस्थ है। मैं बच्चों से लगातार मैंने जो 60-70-80-90 जो कार्य किए बच्चों के साथ, जो युवा संवाद, वहां पर हम ये बोल रहे हैं लोगों को कि आप पूछो ना सवाल, आप पूछो कि हॉस्पिटल कहाँ गया, आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं, आप ये बताओ कि पोखड़ा के हॉस्पिटल को उस इन्वेस्टमेंट से क्या बेनिफिट हो। अगर पोखड़ा के हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो मेरे लिए आपका इन्वेस्टमेंट फालतू की बात है, वो झूठ है। तो मैं बच्चों को और लोगों को ये कह रहा हूं। तो मैं ये सारे मेरे मुद्दे हैं और मैंने इस पर चर्चा करी है। और 101 जो दिन का मेरा कैंपेन, हाँ, वो चैलेंज क्या था उस बारे में बताएं। वही सब आप मेरे से मूल निवास भू कानून के मुद्दे हैं। आपने किसी को चैलेंज भी किया था? वो चैलेंज किसका? मैंने सबको चैलेंज किया।
सबको मतलब मैंने जो भी चुनाव लड़ने वालों को या चुनाव चुनाव लड़ने वालों को, जिनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है, अच्छा, हाँ, उनको एक- चाहिए, ठीक। जो लड़ चुके हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, या भविष्य में किसी की इंटरेस्ट है। और ये चुनौती कोई घमंड नहीं था, मेरा था कि जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, चर्चाएं नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो हमारा कैंडिडेट है उसके मन में क्या बात है। क्योंकि वो यहाँ से हम जब उसे भेज रहे हैं, कोई हम उसे सत्यानारायण की कथा सुनाने तो भेज नहीं रहे, हम उसे वहां भेज रहे हैं कि वो हमारे मुद्दे उठाएगा, तो पता तो चले उसको मुद्दा उठाना आता है भी कि नहीं आता है। ये हम चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 100 दिन हो गए हैं जब से मैंने शुरू किया था। ये मैंने नवंबर 24-25 से किया था। तो कोई चैलेंज नहीं आया? एक व्यक्ति ने भी चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। कुछ ट्रोल्स बीच में आए, उन्होंने इधर उधर की बातें करी, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि अगर तुमको ही लगता है तुम ही आ जाओ चैलेंज स्वीकार करने के लिए, मुद्दों पे बात करो, उन्होंने बात नहीं करी, कोई नहीं है। तो ये है। अच्छा, माना कि आपको टिकट मिल गया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप चुनाव जीत गए। हालांकि जिस संसदीय क्षेत्र से आप मांग रहे हैं वहां बहुत कड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, जीत गए, तो क्या रहेंगी आपकी प्राथमिकताएं? मेरी प्राथमिकताओं में वन एवं पर्यावरण के मुद्दे रहेंगे। मैंने पहले भी कहता हूं कि चिपको आंदोलन को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ इमोशनल हैं, उनको लगता है कि चिपको आंदोलन कोई बहुत महान आंदोलन था। मैं कह रहा हूं कि चिपको आंदोलन महान था इस सेंस में, अगर वो ओरिजिनल सेंस में रहता, जिसमें गौरा देवी जी ने कहा था कि जंगल हमारा मायका है, अर्थात जंगल हमारा है, इसके प्रबंधन का काम, इसके बेनिफिट हमको मिलने चाहिए। हक हकूक जिसको, हक हकूक की जिससे बात है। अपने चंडी प्रसाद भट्ट जी की जो डिमांड थी, जो गोविंद सिंह रावत जी की जो डिमांड थी कि यहाँ पर रोजगार डेवलप होना चाहिए, 3 अलग अलग डिमांड थी। जिसमें गांधीयंस अलग बात कर रहे थे। गांधीयंस कह रहे थे कि भी यहाँ के जो जंगल पे है, जो यहाँ से लकड़ी बाहर जा रही है, वो लकड़ी पहले तो फाइनल प्रोसेसिंग यहाँ हो, नहीं तो कम से कम सेमी प्रोसेसिंग तो यहाँ हो। आप रॉ लकड़ी को यहाँ से निकालना चाहिए, उनकी डिमांड थी। गोविंद सिंह रावत जी की डिमांड थी कि जो उन दिनों वन श्रमिक समितियां होती थी, कि जो जंगल में काम है उसको वन श्रमिक समितियों को दिया जाना चाहिए। जो कॉमरेड थे गोविंद सिंह रावत जी, जो तीसरे गौरा देवी और ये वाला ग्रुप है, इनके डिमांड थी भाई इन जंगलों में हमारा अधिकार है। अब हुआ ये है कि लोग कल परसों मेरी कोई बात कर रहा कह रहे थे कि पर्यावरण, मैंने कहा पर्यावरण शब्द गौरा देवी जी ने ना बोला, ना चंडी प्रसाद भट्ट जी ने बोला, ना गोविंद सिंह जी ने बोला। पर्यावरण शब्द और धर्म दो एक ऐसे टूल्स हैं, एक ऐसे शब्द हैं जिससे गरीब आदमी को उलझाया जाता है। उलझा दो उसको, धर्म के नाम पर उलझा दो और पर्यावरण के नाम पर। पर्यावरण, अरे पर्यावरण होता क्या है? अगर मैं जिंदा नहीं हूं तो पर्यावरण क्या है? और वो भुटिया ट्राइब जिसने वे थे, अपने धन सिंह राणा जी थे, उस भुटिया ट्राइब जिसने संघर्ष किया, जो खड़ा रहा वहां पर, उसको कह दिया गया कि नहीं अब हम पर्यावरण हम बचाएंगे। उन्होंने जंगल कौन काट रहा था? सरकार काट रही थी। सरकार के जंगल काटने के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। अब सरकार ने कहा कि नहीं तुम हट जाओ, हम जंगल को खोलेंगे और तुम जंगल में नहीं घुसोगे, और वो भूखे मरने की नौबत आ गई उनकी। वही आंदोलन जो जिन्होंने चिपको किया था सन 74 से लेकर 80 के बीच में, वही ग्रुप गोविंद सिंह जी से लेके और गौरा देवी से लेकर धन सिंह तक, ये सब छीनो झपटो करते हैं 1990 में, और हम छीनो झपटा का हिस्सा थे। हम छीनो झपटा का हिस्सा थे और मैंने और धन सिंह राणा जी ने, दोनों ने इंडियन माउंटेन फेडरेशन जो है, IMF जो है, उसकी बैठक में खूब हंगामा किया फ्रेंड्स ऑफ उत्तराखंड के बैनर के तहत। तो ये हमारा रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि उत्तराखंड राज्य जब बना, हम तो बहुत छोटे थे, इमोशनल थे, राज्य बनेगा पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ सोच रहे थे। वो जो वहां पर ये था कि मॉडल का जो प्रश्न, जब मैंने उस पर डॉक्टरेट करी, जब मैंने उस पर अध्ययन किया, मुझे समझ आया कि हमारा कोई इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नहीं था, एक अलग प्रशासनिक इकाई की लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई थी एक अलग ऑर्गेनिक डेवलपमेंट मॉडल की। और सिर्फ हमारी नहीं थी, झारखंड की ही थी, छत्तीसगढ़ की ही थी, तेलंगाना की ही थी, ज्यादातर ट्राइबल पर्वतीय क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्रों की यही डिमांड थी। और ये डिमांड इसलिए डेवलप हुई थी क्योंकि पंडित नेहरू का जो डेवलपमेंट मॉडल है, उस दौर में जो दिक्कतें थी, बिग इज बेस्ट उसे बोलते हैं, बिग इज बेस्ट, बड़ा अच्छा है, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी सड़कें, बड़ी नहरें, बड़ा बांध। खुद नेहरू जी ने 1962 में कहा कि मुझे लगता है कि मेरे जो डेवलपमेंट मॉडल का बेनिफिट रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा पाए। हमारे यहाँ खेत भी छोटा है, आदमी की हाइट भी छोटी है, जानवर भी छोटा है, हमारा डेवलपमेंट मॉडल भी छोटा होना चाहिए। हम उस डेवलपमेंट मॉडल पे बात नहीं कर सकते कि बेल बनना चाहिए। हमने जब उत्तराखंड राज्य बनाया था, तो हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि शेड्यूल लगेगी प्लेन्स में, हरिद्वार में या देहरादून में या रुद्रपुर में। हमने इसलिए लगाया था कि गोपेश्वर में, चंपावत में, चमोली में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, पौड़ी में, पोखड़ा में, यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, सड़कें अच्छी होंगी, बाघ हमको नहीं खाएगा, हमारे को स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, ये सब मिलेगा। उसके लिए हमने लगाया था। राज्य बनने से पहले हम इंटरस्टेट माइग्रेशन से परेशान थे, लोग यहाँ से माइग्रेट करते थे बाहर, आप भी गए, हम भी गए।
राज्य बनने के बाद हम इंट्रा स्टेट माइग्रेशन से परेशान हो गए। इंटर स्टेट माइग्रेशन में होता था कि आदमी यहाँ से हरियाणा जाता था, बॉम्बे जाता था, तो एक पैर गांव में रखता था, देवता पूजने भी आता था, एक पैर गांव में रखता था, साल में एक बार बच्चों की छुट्टी हुई। इंट्रा स्टेट का नुकसान ये हुआ कि अब हम पहाड़ से निकले, चमोली से, पौड़ी से, उत्तरकाशी से, सोयजड़ से, और बोरिया बिस्तर लेके देहरादून आ गए, हल्द्वानी आ गए, ऋषिकेश आ गए, रुद्रप्रयाग आ गए। तो ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, इस डेवलपमेंट मॉडल को रिवर्स करने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। हमने 2017 का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र लिखा था, क्योंकि वो लिखने की जिम्मेदारी मेरी थी हरीश रावत जी के साथ, उसमें हमने उस मॉडल को करने की कोशिश करी थी कि कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे उसके आइडियाज मेरे दिमाग में थे। 2022 में हमने फिर करा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सरकार नहीं बना पाए, तो वो डेवलपमेंट फेल हो गया। तो अगर मैं जीतता हूं और मैं करता हूं, तो मैं उस डेवलपमेंट मॉडल को चैलेंज करूंगा। अभी आप सोचिए कि डेवलपमेंट मॉडल में घसियारी योजना का दफ्तर देहरादून में क्यों होना चाहिए, पलायन आयोग का देहरादून में क्यों होना चाहिए, ICDS का जो महिला एवं बाल विकास विभाग उसका सेक्रेटरिएट देहरादून में क्यों होना चाहिए। ऐसे कम से कम 70-80 सेक्रेटरिएट हैं यहाँ पे, जो डायरेक्टरेट हैं जो देहरादून में है, जिनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आजकल तो IT का जमाना है, एक उत्तरकाशी में हो सकता है, एक चमोली में हो सकता है, टेरी में हो सकता है, पौड़ी पूरा खाली कर दिया, कमिश्नरी वहां से खाली कर दी है, पौड़ी बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो डेवलपमेंट मॉडल मैं बनाने की कोशिश करूंगा। चौड़ी सड़क को लेकर जब ये चौड़ी सड़क बनाई जा रही थी, हमने तब भी कहा था, और लगातार आपकी, और आप उन सबको जानते हो जो इस तरह के भूवैज्ञानिक हैं, उन सबका हमारा ये कहना था कि इतनी चौड़ी सड़क के पहाड़ में जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहाड़ उसके लिए हम भी लगातार लड़ते रहे, फ्रिजाइल जोन है। तब भी हमने कहा था कि इस सड़क के पैरेलल, क्योंकि तब 12,000 करोड़ का बजट था, इसके समानांतर 25 किलोमीटर दाएं या बाएं एक नई सड़क बनाई। अब जो आप कह रहे हो कि भाई हमको चौड़ी सड़क इसलिए चाहिए कि वार हो सकता है, युद्ध के समय, आपदा के समय हमको चौड़ी सड़क चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक अल्टरनेट सड़क रहेगी 7 मीटर चौड़ी, 1 लेन और दोनों तरफ उसके 1-1 मीटर की जगह 7 मीटर चौड़ी, तो वो हमको आपदा के समय और युद्ध के समय एक ऑल्टरनेटिव सड़क देते हैं। इस मॉडल की हम बात करेंगे। हम उस मॉडल की बात करेंगे कि अगर टिहरी डैम बना है, सोचिए कि टिहरी डैम इतना बड़ा डैम है, एक तरफ 42 किलोमीटर लंबी झील है, एक तरफ 45 किलोमीटर लंबी झील है, और उस झील के पास के इलाकों में, प्रतापनगर में, बाकी जगहों में पानी नहीं है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न न्यूट्रिशन का प्रश्न है, इतनी मछलियां कहां जा रही हैं? हाँ। मैं कह रहा हूं कि वहां 20 रुपए किलो मछली क्यों नहीं मिल सकती? क्यों हमको 150 रुपए किलो मछली बाहर बेचनी है, या 150 रुपए? मैं कह रहा हूं वहां के लोगों को, गांव का अधिकार होना चाहिए कि उनको 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मछली मिलनी चाहिए, कम से कम प्रोटीन खाएंगे तो सही। मांसाहारी तो पहाड़ का लोग आदमी है, मैं किसी को जोर से तो मछली खिला नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो मांसाहारी है 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो उसको मिलना चाहिए। एक और चीजों को अक्सर मैं बोलता हूं कि हमारे यहाँ 2 रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक हमारे यहाँ पानी की ठंडक का इस्तेमाल नहीं हुआ, एक हमारे पानी की जो स्पीड है, ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। डैम बना दिए बड़े बात। आपको कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए पहाड़ से बरसात के टाइम में टमाटर हो या मटर हो या ये चीजें क्यों लानी है देहरादून में? क्यों नहीं उनको सेमी प्रोसेसिंग के तौर पे वहीं कोल्ड स्टोरेज बनाया जा सकता है? और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए एनर्जी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त फलों की भी यही हालत है, मारता है वहां पे, किसी भी वक्त बेकार चला जाता है। किसी भी वक्त अलकनंदा का, भगीरथी का जो पानी है वो 2 डिग्री 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होता ठंडा। हमने तो सिर्फ उस पानी को चलाना है ना, कोल्ड स्टोरेज जैसे बनाना है, वही उसी के ऊपर से पानी चला दो, कुछ सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है, उसी पानी की ठंडक से हम कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। और इस पर ध्यान नहीं जाएगा। क्यों नहीं ध्यान जाएगा? क्योंकि माल नहीं आएगा। तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वहां से माल ले जाओगे आप सहारनपुर, वहां 45 डिग्री टेम्परेचर वो डीजल से, इंपोर्टेड डीजल से ठंडा करोगे, उससे एनर्जी बनाओगे, उससे ठंडा करोगे, 2 डिग्री लाओगे, फिर 2 डिग्री में यहाँ रहेगा, उसके बाद फिर उत्तरकाशी में आलू चाहिए तो यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं इस डेवलपमेंट, अच्छा वो करेगी नहीं, जगह नहीं है, जगह क्यों? छोटे छोटे खेतों में बनाओ ना। मुझे 500 क्विंटल के आलू रखने की जगह क्यों चाहिए? मुझे तो 50 क्विंटल आलू जगह की अगर बन सकता है तो उसको बना दीजिए स्टोरेज। तो ये सारे डेवलपमेंट मॉडल पे मैं चर्चा करूंगा, मेरी कोशिश। अच्छा, मुझे याद है कि आपने कई बार मुझे टोका है कि आप अपने YouTube चैनल के लिए वहां के अस्पतालों की स्थिति पे, वहां के स्कूलों की स्थिति पे कुछ नहीं बना रहे। हालांकि मैं बिल्कुल वन मैन शो हूं तो इतना कर नहीं पाता हूं, लेकिन आपने कहा है, कई बार मुझे टोका है। तो क्या है आपका मॉडल स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर? पहले स्वास्थ्य के बारे में बताएं। देखिए, अल्टीमेटली मैं ये कहता हूं कि जो पहाड़ से आदमी भाग रहा है यहाँ प्लेन्स में, 2 कारणों से भाग रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा की वजह से। जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ रोजगार की वजह से नहीं भाग रहे, क्योंकि अगर रोजगार की वजह से भाग रहा होता तो जितने टीचर पहाड़ में नौकरी कर रहे हैं वो क्यों भाग रहे हैं? उनकी तो नौकरी पहाड़ में है, लेकिन वो भाग रहे हैं बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से। वो चाह रहे हैं उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्योंकि जेब में माल होगा तो चाहेगा आदमी क्वालिटी मिले।
और दूसरा चाहेगा कि भाई मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत, मेरे को हेल्थ मिलना चाहिए। इन दो वजह से एस्पेक्ट से भाग रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर जो सरकार जो पूरा गेम कर रही है, वो सोचती है कि एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। पहली बात तो दुनिया के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर अमेरिका वगैरह में देख लीजिए तो 90%, 80 to 85% जो मेडिकल का काम है, छोटी मोटी पट्टी करने का काम है, दवाई देने का काम है, ये पैरामेडिकल करते हैं। हमारे यहाँ तो उसके लिए एमबीबीएस चाहिए, पैरामेडिकल को आप रख नहीं रहे। दूसरी बात है कि अब उसमें एमबीबीएस जा नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मूल निवास और भू कानून जैसे हम मुद्दों पे आजकल हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कि एक बार आप ये कर लीजिए कि हम हर ब्लॉक के लिए एक सीट रिजर्व कर देते हैं मेडिकल सीट में और सरकार में, और ये कहेंगे भाई ठीक है, कोई बच्चा बेस्ट बच्चा उस वहां का जिसने वहीं से 10वीं की हो, वहीं से 12वीं की हो, और उनका अपना कंपटीशन हो, उनको ऑल इंडिया कंपटीशन न करा जाए, उनका अपना कंपटीशन हो, उनको सरकार एक वो दे, रिजर्वेशन दे, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्लास एंड ऑल दीज थिंग, पर उसको दे और उसको पढ़ाए और सरकार पढ़ाए। और सरकार पढ़ाते हुए उसको ये जिम्मेदारी दे कि बॉस तेरे को अगले 10 साल तक, कम से कम डॉक्टर बनने के 10 साल तक इसी ब्लॉक में सर्विस देनी है। तेरी डिग्री ही तब मिलेगी जब तू 10 साल यहां पर काम कर चुका होगा, और उसके बाद उसको डिग्री दे दो 10 साल के बाद। तो कोई लड़का जो हम जैसे साधारण परिवारों का है, जो दिल्ली में जाके छोटे मोटे नौकरी, होटलों में बर्तन धोना, अखबार के दफ्तर में कागज काटने से बेहतर है वो कहेगा मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। तो बेस्ट लोग आएंगे। फिर जो लोग लगातार मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में बैठे हैं, अपने बच्चों को मेडिकल कराने के लिए हो नहीं पा रहा है, बहुत सारे लोग पहाड़ वापस जाएंगे और पहाड़ जाके सोचेंगे यार कम से कम हो सकता है यहां से बच्चे का एडमिशन हो जाए एमबीबीएस में। तो बहुत सारे लोग वापस भी जाएंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये तो हो गया पहला। अच्छा, जब लोग होंगे तो वो प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे वहां एडमिशन लेने के लिए जो थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, जो बाहर जा चुके हैं, तो वो स्कूलों में प्रेशर बनाएंगे। एक तो एक बात है। दूसरा, स्कूलों को लेकर भी हम जो हमारे अक्सर बात होती है कि हम ये कहते हैं ना कि अरे मास्टर रह नहीं रहेगा स्कूल में, टीचर रह नहीं रहा। भाई रहेगा कहां से? टीचर के लिए रहने की जगह तो है नहीं, वो उस बेचारे को किसी के गुठियार में, किसी के कमरे में रहना पड़ता है। क्या हमने ब्लॉक स्तर पर सरकारी कॉलोनी बनाने की कोशिश करी है? हमने 2012 के बाद भी कोशिश करी है। 17 के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने लिखा था कि अगर हम आते हैं तो हम एक क्लस्टर लेवल पे 50-50 मकानों का एक सरकारी कॉलोनी डेवलप करेंगे। ना, इससे एक और समस्या भी हो रही है कि स्कूलों में तो रहने के लिए है नहीं, स्कूलों के आसपास उन्हें कमरे नहीं मिलते हैं और रहना नहीं चाहते हैं, और 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर से टीचर जो है किसी कस्बे में रह रहे हैं और सुबह सुबह गाड़ी में जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। ये भी हो रहा है। और एक नया बात बताऊं, 2 टीचर को मैं जानता हूं, दोनों भूखे मर गए, भूख से मरे हैं। अब यकीन करो कि मैं कहूंगा कि टीचर भूख से मरा हुआ है। अच्छा। दोनों ने, टीचर ने, 2 मेरे ही जानकार हैं, नाम बोलूंगा तो ठीक नहीं है, 2 ही टीचर हैं, दोनों ने अपने बच्चे कोटदार रखे हुए थे, गांव में अकेले रहते हैं। हमारी जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें पुरुष के लिए किचन चलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वो दोनों के दोनों गांव में रह रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम खाना खा लेंगे। खाना तो वो खा नहीं रहे थे, थोड़ा बहुत पी और देते थे, उससे लीवर खराब हो गया और दोनों मर गए यंग एज में। एक तो अभी रिसेंटली मरा है। और जब मैं उसकी अगर बोलूंगा कि भूख से मरे हैं, सचमुच उन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि बीवियां बाहर हैं टीचर की। तो ये जो कंडीशन, इसमें कई टीचर का जो एक्सीडेंट होता है रास्ते में। अगर टीचर के लिए कॉलोनी हो रिस्पेक्टेबल वहां पे, जहां पर भाई अगर वो सिंगल रूम वाला हॉस्टल टाइप का कुछ कमरे हों, कुछ कमरे डबल रूम वाले हों, तो बहुत सारे लोग, मैं ऐसे टीचर्स को भी जानता हूं जो 50, 52, 54 साल के हो गए, शुगर हो गई, कुछ और कोलेस्ट्रॉल हो, वो चाह रहे हैं अभी बच्चे सेटल हो गए, वो चाह रहे हैं मियाँ बीवी दोनों जाके बढ़िया सी जगह, चीड़ के जंगलों के बीच में, बांस के जंगलों के बीच में रहें। अगर उनके लिए रिस्पेक्टेबल वहां कॉलोनी हो, जहां शाम को बैडमिंटन खेलने की सुविधा हो, जहां शाम को वॉक करने की सुविधा हो, जहां पे कॉमन मेस हो, जब वो रहेगा तो उसके आसपास इकोनॉमी डेवलप होगी। वो पैसा भी खर्च करेंगे, वहां पे अंडे वाला भी आएगा, मीट वाला भी आएगा, वहां पर ये क्या बोलते हैं सब्जी वाला भी आएगा, वहां पर और चीजें भी वाइब्रेंट बनेगा, होटल भी आएंगे, वो चलेगा। उस पर हम कोई मॉडल की बात नहीं कर रहे। तो हो क्या रहा है कि अच्छा, अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, हमारे जितने मंत्री संत्री उनमें से 50% मंत्री ऐसे, अगर उनको सहारनपुर भेज दो ना, वो खो जाएंगे वहां। उन्होंने कभी देखा नहीं है, वो गलती से मंत्री तो बन गए। और जो ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हमेशा अपने हिसाब से चलेगा, वो दूसरे के हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। अभी लोग कह रहे हैं कि भाई अब स्कूल बंद हो गए। अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि स्कूल बंद कर रहे हैं। आज खबर आई है कि 64 स्कूलों को बंद कर दिया है। 64 स्कूलों को बंद करने का मान लीजिए, एक स्कूल में 10 लोग रोजगार, 640 लोगों का तो रोजगार गया है डायरेक्ट। उस 640 के आसपास में जितने कमरों में वो लोग रहते होंगे, उन कमरों के लोगों का कुछ गया। इतना पलायन बढ़ा वहां से। इतने स्कूलों में अगर उस स्कूल में 2 बच्चे भी पढ़ रहे थे, व्यापारी होंगे, उनका व्यापारी होंगे, उस स्कूल में अगर 4 बच्चे भी पढ़ रहे तो वो 4 बच्चे क्या करेंगे भविष्य में? मेरे सामने एक एग्जांपल है, मेरे घर की एक लड़की, हम दोनों साथ पढ़ते थे, सुपर तेज थी पढ़ने में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं 7वीं के बाद दिल्ली चला गया और गांव का स्कूल सिर्फ 8वीं तक था।
अगर मैं होता और मैं 10वीं के स्कूल में पोखड़ा गया होता तो 100% उसने मेरे साथ पोखड़ा जाना था और इंटरव्यू को उसने मेरे साथ करना था, क्योंकि वो हम दोनों एक ही परिवार के थे, साथ में आने जाने। मेरे जाने का नुकसान ये हुआ कि उसने 8वीं तक पढ़ा और उसका नुकसान ये हुआ कि आप मतलब हमारी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़कियों में से वो बेचारी बाद में जब मुझे मिली तो वो किसी दुकान के बाहर ये जो गेहूं साफ करते हैं ना वो काम कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वहां स्कूल नहीं था। तो जो सबसे पहला है कि लड़कियों के एजुकेशन पर फर्क पड़ेगा। अभी पहाड़ आप चले जाइए सरकारी स्कूलों में, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, हमेशा लड़कियों की संख्या ज्यादा मिलेगी, लड़कों की संख्या कम मिलेगी। हाँ। जब मैं एक बार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का असेसमेंट कर रहा था तो मैंने ये डाटा जब नीपा में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में रखा तो लोग चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया कि दुनिया में लड़कियां कम हो रही है और तुम्हारे यहाँ लड़कियां ज्यादा हैं। हमने जब उस पर इन डेप्थ किया तो पता चला लड़कों को तो भेज रहे हैं शहरों में, प्राइवेट स्कूल में, शहरों में, चाचा ताऊ के पास, लड़कियां गांव में रह गई, लड़कियों के भरोसे चलने का। अब सरकारी स्कूल आप बंद कर देंगे तो आप गर्ल्स एजुकेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि लड़की अब को कुछ सुना है, कुछ पैसे देने की बात कर रहे हैं कि वो पैसे लेके दूर के स्कूल में चली जाएगी। कई मैं बता रहा हूँ कई लोग अपनी बेटियों को नहीं भेजते, तो वो कहीं ना कहीं ये हम आने वाले टाइम में नुकसान कर रहे हैं पहाड़ का। और उस नुकसान को बदलने के लिए ये जो डेवलपमेंट मॉडल है पिछले 24 साल में अडॉप्ट किया गया है, इसको बदलने की जरूरत है, इसको रिवर्स करने की जरूरत है और इस पर कोई ना कोई एग्रेसिव तरीके से काम करने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर मैंने कह दिया कि वो करिए, पलायन को लेकर क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट, प्राइमरी स्कूल की पोस्ट, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए हमको MA BEd क्यों चाहिए, MA BTC क्यों चाहिए, क्यों नहीं इंटरमीडिएट का कोई लड़का लड़की वहां पढ़ा सकते हैं। आप उसको बोलिए कि भाई तूने को यहाँ रहना है और तेरा जो कैडर होगा वो ब्लॉक होगा, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, ब्लॉक कैडर होगा प्राइमरी स्कूल टीचर का, और 12th के बच्चे को ले लीजिए, उसको ये कह दीजिए भाई तेरे को जो आना चाहे उसी ब्लॉक का मूल निवासी हो, और उसको कह दो अगले 5 साल तक तुझे समर वेकेशन में 2 महीने की ट्रेनिंग करानी है और उसको देश के जगहों में भेजिए। क्योंकि 90% टीचर, एक DAV कॉलेज के एक टीचर मुझे बोल रहे थे, वो सुन रहे होंगे तो इंटरेस्टिंग बात करें, वो कह रहे 16.5-17 साल में मैं DAV कॉलेज आ गया था और मैं अब 60 साल का हो गया, मैं DAV कॉलेज से बाहर नहीं निकला क्योंकि कॉलेज में विद्यार्थी आए थे और अब रिटायर होने वाले हैं उसी कॉलेज में। टीचर्स के साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तीसरा नहीं देखा होता, एक्सपोजर की कमी है। तो अगर हम 12वीं विद्यार्थी को लें, उसको वहां नौकरी दे दें और उसको कहेंगे अब तो 5 साल के लिए 5 साल तक तो ट्रेनिंग करनी है समर वेकेशन में, और उसको भेजें अलग अलग जगह, भेजें उसको कर्नाटक में देखने की वहां एजुकेशन कैसी होती है, भेजें उसको तमिलनाडु में कुछ दिनों के लिए, मॉडल कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तो आइडिया ही नहीं किसी के पास, वो तो सिर्फ ट्रांसफर और लकीर के फकीर और ट्रांसफर, और उसको कर रहे हैं सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी क्यों नया कुछ करेगा, वो तो नौकरी करने आ रखा है, वो तो चाह रहा है कि यार किसी तरह का काम और खत्म हो। तो ये बदलने के लिए मैं चाहूंगा कि कुछ बदलाव हो, इस पर चर्चा हो, बहस हो। ये मेरा इंटरेस्ट था और वो मेरा इंटरेस्ट काफी तक ठीक हुआ। टिकट देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भावखंडे जी का। यदि इन सब बातों को राजनीति से अलग भी रखा जाए, तब भी आपने जिन मॉडलों की बात की है वे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको टिकट मिले और आप चुनाव जीते। धन्यवाद। टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे और नहीं मिलेगा तो इन मुद्दों पे काम करते रहेंगे जो हम इतने साल से कर रहे हैं, मुद्दों को।